महोदय, एक और प्रावधान है जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक समझता हूँ और वह यह है कि उस संघ का क्या होगा जिसका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। क्या वह फिर से पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है? उत्तर है कि विधेयक का खंडन औद्योगिक अदालत को इन्हीं परिस्थितियों के अंदर यह घोषणा करने की शक्ति देता है कि संघ का पंजीकरण रद्द हो गया है। इसके अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत अगर किसी प्रक्रिया में औद्योगिक अदालत यह पाती है कि किसी संघ का पंजीकरण अथवा किसी संघ की घोषणा योग्य श्रमिक संघ के रूप में या प्रतिनिधि संघ के रूप में गलती से या गलत स्थिति दिखाकर की गई हो या किसी ऐसे संघ ने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया हो तो औद्योगिक अदालत यह निर्देश दे सकती है कि ऐसे संघ के पंजीकरण को अथवा ऐसे संघ की योग श्रमिक संघ या प्रतिनिधित्व संघ के रूप में की गई घोषणा को रद्द कर दिया जाए। अब खंड 8 को लें जिसमें रजिस्टर को दिए गए ये निर्देश निहित हैं कि पंजीकरण के मामले में उन्हें किन नियमों का पालन करना है। सदन देखेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वह बिल्कुल सही है। खंड 8 का पाठ इस प्रकार है। धारा 7 के अंतर्गत पंजीकरण के लिए किसी संघ से आवेदन प्राप्त होने और निर्धारित शुल्क की अदायगी हो जाने पर रजिस्ट्रार जैसा ठीक समझे वैसी जांच कर सकता है, बशर्ते कि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि वह संघ पंजीकरण के लिए धारा 7 में उल्लिखित आवश्यक शर्तों को पूरा करता है और अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण के लिए अयोग्य नहीं है। यह भी खंड 8 द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक है कि संघ को खंड 54 के अंतर्गत अयोग्य न ठहराया गया हो। अब मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ऐसी स्थायी अयोग्यता क्यों होनी चाहिए। मैं यह समझता हूँ कि कुछ समय के लिए अयोग्यता हो सकती है। यह बहस करना संभव हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने पंजीकरण धोखे से गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके कराया है उसे कुछ समय के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाए। मैं इस तरह के प्रस्ताव के औचित्य को भली भांति समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उस प्रावधान के औचित्य को नहीं समझ सकता जो कहता है कि चूंकि एक व्यक्ति धोखे या गलत तथ्य प्रस्तुत करने का दोषी है इसलिए उसे रजिस्ट्रार के समक्ष आने और अपने संघ का पंजीकरण कराने के लिए भी अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर देना चाहिए।
महोदय, मैं इस संबंध में उस प्रावधान का उल्लेख करता हूँ जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम में है। इस सदन के सदस्यों को भारत सरकार के अधिनियम में निहित कुछ अयोग्यताओं का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि व्यक्ति चुनाव में इसलिए नहीं खड़े हो सकते क्योंकि वह अयोग्य है, और यह कि कुछ व्यक्ति चुने जाने के बाद भी विधानमंडल के सदस्य नहीं बन सकते क्योंकि वे अयोग्य हैं। मैं उनमें से एक था जिसे अयोग्य ठहराया जा रहा था। यह कहा गया कि सरकार मेरी रक्षा को आ गई और मेरे लिए सीट बचाने में सफल हो गई, अन्यथा मैं अयोग्य ठहरा दिया जाता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार के अधिनियम में निहित अयोग्यताएं निश्चित रूप से अस्थायी नहीं हैं। ये अयोग्यताएं अल्पकालिक हैं। समय के साथ यदि एक बार अयोग्यता खत्म हो जाती है तो सदस्य चुनाव में खड़े होने और इस सदन का सदस्य बनने के काबिल हो जाता है। यदि भारत सरकार के अधिनियम में इसी सिद्धांत को मूर्त रूप दिया गया है और अगर हम उन सदस्यों की अयोग्यता जो सदन में अपने अधिकारों विशेषाधिकारों के उपयोग एवं कर्तव्य निर्वहन के लिए सभी नैतिक दोषों और हर तरह की चारित्रिक हीनता से मुक्ति रहते हैं, अस्थायी नहीं है, तो मैं पूछता हूँ कि उन व्यक्तियों की अयोग्यता स्थायी क्यों होनी चाहिए जो मजदूरों को संगठित कर रहे हैं? इसका कोई जवाब समझ में नहीं आता। वस्तुतः मैं कहूँगा कि यह उपबंध सचमुच कलकत्ता हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ के निर्णय को रद्द कर देता है। मुझे खेद है कि मैं जल्दीबाजी में आया था, इसलिए मैं रिपोर्ट पर ठीक तरह से विचार नहीं कर सकता। लेकिन एक ऐसा मामला है जिसके बारे में हो सकता है काफ़ी सदस्यों को पता हो, कम से कम उन्हें जो मजदूर राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं कि आपातकालीन शक्ति संबंधी अधिनियम के तहत एक संघ को रजिस्ट्रार ने अवैध घोषित कर दिया क्योंकि उसको साम्यवादी चला रहे थे। जहाँ तक आपातकालीन शक्ति संबंधी अधिनियम का संबंध है, वह पूर्णतया वैध था, पर वह व्यक्ति और वे साम्यवादी जो संघ के प्रभारी थे किसी तरह हारने वाले नहीं थे। उन्होंने एक और तरीका ढूंढ लिया और वह तरीका यह था कि नए नाम से पंजीकरण के लिए एक और आवेदन कर दिया जाए। रजिस्ट्रार को इसमें कुछ गड़बड़ी लगी क्योंकि उसने देखा कि जिस व्यक्ति का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था और जो यह आवेदन कर रहा है वह एक ही व्यक्ति है। उसने कहा मुझे रुकना चाहिए और इसकी जांच करनी चाहिए। इसलिए उसने इस
नए संघ के कार्यकर्ताओं और संचालकों की जांच की जिन्होंने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। उसने कहा, आप वही व्यक्ति हैं, मैं पंजीकरण नहीं करूंगा। वे कलकत्ता हाई कोर्ट में गए और कलकत्ता हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि संगठन के कार्यकर्ताओं की जांच करने का काम रजिस्ट्रार का नहीं है। रजिस्ट्रार केवल संघ की स्थापना के उद्देश्यों की ओर इस बात की कि क्या 7 लोगों ने आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं, जांच करने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त उसे किसी और बात से कोई मतलब नहीं है। पुराने कानून के अंतर्गत यही स्थिति थी, यानी वह व्यक्ति जो एक बार आयोग ठहराया जा चुका हो, वह बिना किसी कानूनी अड़चन के पंजीकरण करा सकता है। जो लोग मजदूरों को संगठित करना चाहते हैं, उनकी राय में यह विधेयक निरंतर बाधाएं उत्पन्न करता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी तरह का धोखा किया था या गलत तथ्य प्रस्तुत किए थे। विधेयक के प्रावधानों के बारे में मैं यही कहना चाहता था। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि क्या यह विधेयक कर्मचारी व नियोक्ता के साथ व्यवहार में समानता लाता है, क्योंकि जैसे कि यह विधेयक कर्मचारियों की हड़ताल होने पर दंड की व्यवस्था करता है, यह मालिकों द्वारा की गई तालाबंदी के लिए भी दंड की व्यवस्था करता है। मुझे नहीं लगता कि इस स्थिति को कायम रखा जा सकता है, क्योंकि मेरी जानकारी में ऐसे 1-2 मामले आए हैं जिसमें नियोक्ता व कर्मचारी के बीच भेदभाव किया गया है। उदाहरण स्वरूप मैं खंड 28 के तहत नोटिस के प्रश्न का उल्लेख करता हूँ। 1. यदि नियोक्ता अस्थायी आदेशों में कोई परिवर्तन चाहे तो उसे नोटिस देना होगा। और 2. सूची 2 में दिए औद्योगिक मामलों के संबंध में जब आप कर्मचारी के पास आते हैं तो अस्थायी कानून में किसी परिवर्तन के लिए उसे नोटिस देना होगा और किसी भी औद्योगिक मामले में सूची 2 तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है। निश्चित रूप से यह समानता की स्थिति नहीं है। जहाँ तक उपस्थिति का सवाल है, नियोक्ता अगर उपस्थित नहीं होगा तो निश्चित रूप से दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर संघ उपस्थित ना हो तो मजदूर को उपस्थिति के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगर और कोई नहीं है तो भी श्रम अधिकारी तो है ही जो मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर सकता है और सुलह के बाद किया गया समझौता मजदूर को बाध्य भी कर सकता है। हालांकि मजदूर ने सुलह को अस्वीकार किया और वे उस अधिकारी के द्वारा अपने हितों का प्रतिनिधित्व कराने के लिए तैयार नहीं थे। ये तुच्छ बातें हैं।
इसके अतिरिक्त जिस बात पर मैं जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ महोदय, वह यह है कि हम जो चाहते हैं वह सुलह नहीं है, हम निष्पक्षता चाहते हैं। मैं इस सदन के समक्ष यह आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जरूरी नहीं कि सुलह निष्पक्ष हो। व्यवधान: मैं इसे प्रमाणित करके रहूँगा। हम समाज में निष्पक्षता लाएं ताकि उससे समाज को न्याय मिल सके। इसके लिए हमें विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार करना होगा। दूर क्यों जाएं और आयकर का ही मामला लें। मैं वित्तीय प्रबंध का छात्र था, इसलिए मुझे यह दृष्टांत तुरंत याद आ गया। हमारे पास उत्तरोत्तर आयकर की व्यवस्था क्यों है? हम सब पर एक सा आयकर क्यों नहीं लगाते? हम अमीर पर उच्च दर से और गरीब पर निम्न दर से आयकर इसलिए लगाते हैं क्योंकि दोनों की आयकर देने की क्षमता भिन्न है। देखें, मान लें कि एक परिवार के कई सदस्यों में से एक बीमार है। बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, इसके लिए हम उसे चिकन सूप देते हैं, लेकिन हम और लोगों को चिकन सूप नहीं देते हैं। बीमार व्यक्ति को चिकन सूप देने पर और अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को ना देने पर घर में कोई भी माँ को दोष नहीं देता। हम निष्पक्षता चाहते हैं, तो ऐसे में निष्पक्षता उत्पन्न नहीं की जा सकती कि हम शक्तिशाली और कमज़ोर, अमीर और गरीब, अज्ञानी और बुद्धिमान को एक निगाह से देखने की बात करें। अगर मेरे माननीय मित्र दोनों वर्गों को निष्पक्षता से देखना चाहते हैं तो वह विधेयक यथेष्ट नहीं है। उन्हें विधेयक में अन्य प्रावधान प्रस्तावित करने होंगे और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वे विधेयक में ऐसे प्रावधानों को प्रस्तावित करने के लिए तैयार हैं। हमारे उद्योगों में आजकल क्या हो रहा है? मुझे खेद है कि इस अवसर पर मैं जो महसूस करता हूँ उसे साफ शब्दों में कहना होगा। बम्बई नगर में हमारे यहाँ ऐसी मिलें हैं जो पारसियों, गुजरातियों, यहूदियों या यूरोपियनों द्वारा संचालित की जाती हैं। मैं बचपन में इन सब मिलों में गया हूँ क्योंकि मेरे परिवार के कई सदस्य वहाँ काम करते थे। वहाँ मैं उनका खाना लेकर जाया करता था। अभी हाल में भी मैं एक आध बार कई मिलों में गया था। इन मिलों के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन्हें प्रबंधकों के रिश्तेदारों के लिए स्वर्ग बना दिया गया है। हजारों व्यक्ति उनमें निरंतर कार्यरत हैं और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे किसी न किसी रूप में प्रबंधकों से जुड़े हैं। आप पारसी मिल में जाइए, वहाँ आप देखेंगे कि अनेक पारसी व्यक्ति काम कर रहे हैं, चाहे उनकी ज़रूरत है या नहीं। यहूदियों द्वारा संचालित मिलों में जाइए,
वहाँ आपको सैकड़ों यहूदी नियुक्त मिलेंगे, भले ही वहाँ उनकी ज़रूरत हो या नहीं। कर्मचारियों की कमाई का एक अच्छा हिस्सा प्रबंधक ले लेते हैं ताकि मिल में काम करने वाले इन लोगों को खिला सकें, चाहे यह कारकुशल हैं या नहीं, और उन्हें इनकी ज़रूरत है या नहीं। मिलों को नियंत्रित कर रहे ये सब लोग पूंजी को उड़ा देते हैं और कागजी लिखा पढ़ी से उसे छुपा देते हैं। जब कर्मचारी यह कहता है कि उसे कम मजदूरी मिलती है तो मिल का नियंत्रण करने वाले लोग कहते हैं यह मेरी पूंजी है। यह सब जाली पूंजी है, शेयर बाजार की पूंजी है, सट्टेबाजों द्वारा लगाई हुई पूंजी है। उद्योगों की कमाई का बड़ा हिस्सा इन लोगों द्वारा उड़ा दिया जाता है और जो थोड़ी बहुत बच जाती है कर्मचारियों से कहा जाता है कि वे उसी से अपनी आजीविका चलाएं। अगर माननीय प्रधानमंत्री निष्पक्षता लाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उद्योगों के लाभ के अनुसार कर्मचारियों की मजदूरी में परिवर्तन करना चाहिए। समझ में नहीं आता है कि मिल मालिक या यूं कहें कि किसी भी उद्योग के किसी मालिक को कानूनी तौर पर अपना वार्षिक बजट क्यों नहीं पेश करने को कहा जाता। प्रत्येक वर्ष सरकार को अपना बजट पेश करना होता है। प्रत्येक वर्ष हमें सरकार का बजट मिलता है जिसमें सरकार बताती है कि कितने मंत्रियों को लगाया गया है, मंत्री को कितने चपरासी दिए गए हैं, विभाग में कितने निरीक्षक हैं, कितने क्लर्क हैं। ऐसे ही और अन्य बातें बताई जाती हैं। ऐसे में सदन यह समझ सकता है कि संगठन अनावश्यक रूप से बढ़ा है या नहीं और धन उचित रूप से व्यय किया गया है या नहीं। मिल मालिक या किसी उद्योग के मालिक को जिससे लाभ मिलता है और जो सिर्फ पूंजी से ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के पसीने से भी कमाई करता है, अपने प्रबंध का पूर्ण विवरण देने के लिए वाद क्यों नहीं किया जाता। यह बहुत उचित मांग है। इसका लाभ यह होगा कि एक बार किसी उद्योग के मालिक द्वारा इस तरह बजट पेश किया जाएगा तो मजदूर यह महसूस कर सकेंगे और जांच सकेंगे कि मजदूरों में बांटी जाने वाली शेष राशि उन्हें उचित मात्रा में मिली है या कि मालिक ने कुल लाभ का अधिकांश हिस्सा स्वयं ले लिया है। समझौता बोर्ड के होने और मालिक से अपना वही खाता पेश करने को कहने का क्या फायदा है, जबकि मजदूर को यह जांचने का मौका नहीं दिया गया है। वास्तव में स्थिति क्या है? अगर मेरे द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया को अपनाया जाता है तो मुझे यकीन है कि इससे श्रमिक अशांति में कमी होगी, समझौता ज़्यादा प्रभावशाली होगा और ज़्यादा औद्योगिक शांति कायम होगी।
जैसा मैंने सुझाव दिया है। यदि माननीय प्रधानमंत्री उसी तरह श्रम व पूंजी को समानता के आधार पर देखना चाहते हैं और निष्पक्षता चाहते हैं, तो विधेयक के प्रावधानों में इस निष्पक्षता के लिए कोई आधार नहीं है। दूसरे, पूंजी व श्रम के बीच कोई समानता नहीं है, क्योंकि कोई भी विवाद होने पर सरकार मालिक का पक्ष लेती है। यह बात हड़ताल के दिनों में सरकार द्वारा इस्तेमाल किए गए पुलिस बल से स्पष्ट हो जाती है। जनता के चंद और कर से, जिसे हम सब वहन करते हैं, पुलिस बल चलाया जाता है। यह सबके फायदे के लिए किया जाता है। निसंदेह किसी भी सरकार को सिर्फ इसलिए पुलिस बल का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है कि मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल का परिणाम शांति का उल्लंघन होगा। यह दिखाना भी आवश्यक है कि उद्योग के किसी एक वर्ग विशेष द्वारा शांति भंग की गई है। अगर मजदूरों की किसी अनुचित मांग द्वारा शांति भंग होती है, तो आपका उनके विरुद्ध पुलिस बल का प्रयोग करना न्याय संगत होगा। यदि दूसरी ओर मालिक के किसी बेतुके, अन्यायपूर्ण और समानता की भावना के प्रतिकूल कृत्य से शांति भंग होती हो, तो सरकारों को मजदूरों के खिलाफ पुलिस बल का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है। इन दोनों व्यवस्थाओं को मिलाकर ही मालिक व कर्मचारी के बीच सही समानता लाई जा सकती है। मालिक को अपना बजट बताने के लिए बाध्य किया जाए। मात्र शांति भंग होने की स्थिति में सरकार द्वारा पुलिस बल के प्रयोग पर रोक लगा दी जानी चाहिए। इसके बिना पूंजीपति और मजदूर के बीच सौदेबाजी के मामले में शांति और समानता नहीं आएगी। क्या आप ऐसा करेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका और मिल मालिकों का साथ नहीं रहेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मजदूर के दोस्त नहीं बन सकते। मुझे विश्वास है कि विधेयक को इसी रूप में पारित नहीं करना चाहिए। यह मजदूर को केवल अपाहिज बनाता है। हो सकता है कि मजदूर को पता न हो कि यह विधेयक क्या करता है, लेकिन जब विधेयक लागू होगा और मजदूरों का विधेयक से सामना होगा, तो वे कहेंगे कि यह विधेयक बुरा है, खूनी और नृशंस है। महोदय, मैं इसमें भागीदार नहीं बन सकता।